चलिए, तो ये मार्च महीने का दूसरा हफ्ता है और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो जाएगा। अब तक आपने इनकम टैक्स या इन्वेस्टमेंट से जुड़े अपने काम नहीं निपटाए हैं और किसी वजह से आप नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, एक ख़ास पेशकश हम लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि 31 मार्च को वित्त वर्ष खत्म होने तक आपको ये सभी काम निपटा लेने हैं। और इनमें इनकम टैक्स, जिसमें नए टैक्स, पुराने टैक्स सिस्टम, एडवांस टैक्स, सुकन्या समृद्धि, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ, एनपीएस, एलएसएस, म्यूचुअल फंड या टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में अगर आपको पैसा लगाना है, आपको निवेश करना है, रणनीति बनानी है, तो ये आपको सुनिश्चित करनी होगी। और साथ ही ये समझना होगा कि आपको रेगुलर टैक्स रेजीम में रहना है या आपको नए टैक्स रेजीम में रहना है। एडवांस टैक्स के बारे में आपको जानना होगा और ये तमाम मुद्दों पर आज हम विस्तार से बात करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ तरुण गर्ग, डायरेक्टर डेलॉयट इंडिया, भी जुड़ गए हैं। तरुण, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और बेहद ख़ास समय, मेरे ख्याल से आप सभी के लिए ये बहुत ख़ास समय होगा और काफ़ी इंटेंस भी होगा, क्योंकि 31 मार्च की डेडलाइन आ गई है। यहाँ पर लोगों को बहुत तरह की समझाइश चाहिए होगी। चर्चा की शुरुआत मुझे इस बात से करनी है, क्योंकि बहुत लोग हमसे जानना भी चाह रहे हैं कि जो टैक्स रेजीम में या टैक्स व्यवस्था में बदलाव का निर्णय है वो हमें अभी ही लेना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस प्रोसेस में हैं कि अगर आप एक रेगुलर टैक्स व्यवस्था में हैं, जिसको हम ओल्ड टैक्स रेजीम भी कहते हैं, उसके तहत आपको टैक्स बचत जो है अपनी कर देनी होगी। लेकिन अगर हमें शिफ्ट करना हो, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आप नए टैक्स व्यवस्था में आ जाएंगे, चुनाव नहीं करेंगे, तो वो वक्त क्या अभी है चुनाव करने का? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपने जो रेज़ किया है। देखिए, अभी तो क्योंकि अब नया वित्त वर्ष जैसे ही शुरू होगा अब 1 अप्रैल से, तो उसके बाद डेफ़िनेटली सारे एम्प्लॉयर्स को भी ये अपना ऑप्शन देने होंगे एम्प्लॉइज़ को कि वो एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के तहत चुनाव करें एंड क्या उनको पुराने रेजीम में बने रहना है या फिर नए रेजीम में बने रहना है। उसका उसका कारण ये भी है क्योंकि जो भी टैक्स डिडक्शन जो एम्प्लॉयर को करना होता है, वो भी इस बात पर निर्भर करेगा कि एम्प्लॉयी ने कौन-सा रेजीम का चुनाव किया है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्प्लॉइज़ अपना एक सिस्टम को देखें कि नए वित्त वर्ष के तहत उनको क्या वो नई रेजीम में जाना पसंद करेंगे या पुरानी रेजीम में ही बना रहने का चुनाव करेंगे। अब एक एक जो बहुत ही देखने योग्य बात है कि इनकम टैक्स ने भी अपनी वेबसाइट पर कैलकुलेटर फ्लैश कर दिया है, जिससे कि एम्प्लॉइज़ जो हैं वो ईज़िली देख सकते हैं कि कौन-सी रेजीम उनके लिए बेहतर है। तो डेफ़िनेटली अभी राइट टाइम है अप्रैल में, क्योंकि अप्रैल में ही उनको एक डिक्लेरेशन भी देना होगा अपने एम्प्लॉयर्स को कि वो नए रेजीम में जाना चाहते हैं, पुराने रेजीम में ही बने रहना चाहते हैं। चलिए, तो ये ज़रूरी बात और इसको आपको गांठ बांध लेनी है ठीक से। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो लोग नई टैक्स व्यवस्था में जाना चाहते हैं, उनकी टैक्स बचत और टैक्स फ़ायदों का क्या होगा? अब इस साल तो उनको लेना होगा तरुण। इस साल तो अगर वो जो भी टैक्स बचत करेंगे वो तो रेगुलर टैक्स रेजीम के तहत ही होगा। जी, जी, बिल्कुल। तो इस साल का फ़ाइनेंशियल ईयर 22-23 में कोई भी बदलाव नहीं है। तो जो उन्होंने अपना डिक्लेयर किया हुआ है एम्प्लॉयर्स को, तो उसके तहत वो चयन कर सकते हैं। तो रिटर्न में अभी के लिए तो पुराना जो रेजीम है, ओल्ड रेजीम ही एक डिफ़ॉल्ट रेजीम है। तो जो भी उन्होंने अपने एम्प्लॉयर्स को डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसी के तहत वो जा सकते हैं। हालाँकि अगर कोई सपोज़िंग उन्होंने 31 मार्च तक का, जैसे अभी हमें फिर भी समय है, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए हैं। हम भारतीय सिस्टम में देखते हैं कि लास्ट मिनट पे ही हम काफ़ी बार इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं। तो अभी भी कुछ 2 हफ्तों का फिर भी समय है, 2-3 हफ्तों का, कि जिन्होंने भी अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करे हैं और करना चाहते हैं, वो अभी भी कर सकते हैं और पुराने रेजीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। नए वित्त वर्ष से नया रेजीम में उनको देखना होगा कि नए रेजीम में जाना है, पुराने रेजीम में जाना है। एक जो बात सबको ध्यान रखनी है कि नए वित्त वर्ष से नया रेजीम जो है वो ही डिफ़ॉल्ट रेजीम होगा। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका नए रेजीम के तहत टैक्स काटना शुरू कर देगा, जिसका मतलब ये होगा कि आपको एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एलटीए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एनपीएस, एटीसी में जो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा।
बिल्कुल। अब मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा-सा इस बात पर आएँ जहाँ पर अगर कोई शख्स जो है, अगर कोई टैक्स पेयर जो है वो नई टैक्स व्यवस्था में शिफ्ट होना चाहता है, पूरी तरह से आपके सारे फ़ायदे जो आपको ओल्ड टैक्स रेजीम में मिल रहे थे, वो सारे फ़ायदे आपको मिलने बंद हो जाएँगे। लेकिन अगर तरुण किसी कारणवश आपको उन निवेश विकल्पों में निवेशित रहना है, तो क्या ये किया जा सकता है? जी, जी, देखिए बिल्कुल और नया जो रिजीम है, नई जो व्यवस्था है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। एक जो बात मैंने पहले भी इस शो पे दर्शकों को बताई थी, वो ये थी कि टैक्स कहीं पे भी ड्राइवर नहीं होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट्स का। यही बात वित्त मंत्री भी बताना चाह रही हैं आम नागरिकों को कि आपका निवेश जो है वो इस बात पर निर्भर नहीं करना चाहिए कि आपकी टैक्स बचत कितनी होती है। आपको अगर रिटर्न मिलता है कि आपको लगता है कि वो फंड स्टेबल हैं, आपको पैसा देंगे, रिटर्न अच्छा देंगे, तो आप बने रह सकते हैं। तो इसका कोई नई टैक्स व्यवस्था या पुरानी टैक्स व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है। तो आप डेफ़िनेटली अगर आपको जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स टैक्स सेविंग अब पसंद आते हैं, सुकन्या समृद्धि है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सेविंग स्कीम है, बने रह सकते हैं। इसमें बस हाँ, एक जो बात है कि नया टैक्स व्यवस्था में आपको उसका टैक्स का लाभ नहीं होगा, कोई डिडक्शन, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजीम में ही रहना चाहते हैं, तो इसमें बने रहने के लिए वो क्या बातें होनी चाहिए? देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम में मैं अब नए वित्त वर्ष की बात करता हूँ, जो 1 अप्रैल 2023 से आएगा। तो नए वित्त वर्ष में अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही बने रहना है, तो पहली बात तो आपको ये गाँठ बाँध लेनी है कि जो भी आप अपने एम्प्लॉयर से, अपने नियोक्ताओं से जो भी मेल आएगा, उसका ध्यानपूर्वक एक रखें कि वो मिस ना हो, आप अपने एक प्रॉपर डिक्लेरेशन दें उसमें। अगर आप नहीं देंगे तो टैक्स आपका कटना शुरू हो जाएगा, अगर आपकी इनकम अच्छी खासी है, मतलब 7 लाख से ऊपर है, बिकॉज़ 7 लाख तक तो नई रिजीम में, नई व्यवस्था में कोई टैक्स है ही नहीं। उससे ऊपर जो है तो आपको ध्यान रखना होगा इस बात का। दूसरी बात जो है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करें। जितने भी जिस भी हिसाब से आपको डालना है, जैसे अब मैंने पहले भी जैसे पुराने कार्यक्रम में आपका बताया था कि 15,50,000 की अगर कोई ग्रॉस इनकम अगर किसी की आ रही है, तो उसपे एक ब्रेक इवन का करीब 4,25,000 इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है। तो अगर उस लेवल की अगर मेरी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स हैं, तो मैं पुरानी रिजीम में ही बने रहने का चुनाव कर सकता हूँ। अगर इतना नहीं है मेरी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स, तो मैं नई रिजीम में जा सकता हूँ, क्योंकि उस रिजीम में मेरे को टैक्स का फ़ायदा होगा, बचत होगी। तो डेफ़िनेटली ये सारी 4-5 बातें ध्यान रखने वाली हैं, अगर उनको नए रिजीम में जाना है या पुराने रिजीम में जाना है। नए सिस्टम में बस ये है कि आपको रिटर्न भी बहुत ही टाइमली फ़ाइल करनी होगी। अगर आपने रिटर्न में ज़रा-सा भी डिले करा, तो आपकी पुरानी रिजीम में जो आपने चयन किया था, वो आपको नहीं मिलेगा। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो है, आपका नया रिजीम है, वही फिर हो जाएगा। तो ये सारी कुछ 5-6 बातें हैं जो ध्यान रखनी होगी निवेशकों को। चलिए, तो अब जो है, जो अपनी रेगुलर टैक्स सेविंग करते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के तहत, उनकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, इस पर हम आ जाते हैं तरुण। तो सबसे पहले ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं जो आप सुनिश्चित कर लें आपने कर ली है या नहीं 31 मार्च से पहले? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तो आपको ये चेकलिस्ट में ये अपना देखना चाहिए कि जो मैंने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर किया था, उसी के तहत मैंने सारी इन्वेस्टमेंट्स कर ली हैं, नहीं कर ली। मेरे पास जो भी मैंने एचआरए था, मैंने प्रॉपरली सबका रेंट अदा किया है, सारा मेरे पास उनकी रिसीट्स हैं, वो सब रखनी पड़ेंगी। एक जो बात है होम लोन, अगर आपने किसी भी पर्सन ने होम लोन लिया हुआ है, एम्प्लॉयर्स को तो हम एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट उस टाइम पे देते हैं, बट 31 मार्च तक अपने बैंक में जाके आप वो सारा अपना एक प्रॉपर फाइनल होम लोन का जो सर्टिफिकेट है वो ले लें, जिससे पता चल जाएगा आपको कि कितना मेरा जो मैंने पेमेंट करी है प्रिंसिपल पोर्शन में करी है, कितनी मैंने इंटरेस्ट पोर्शन में करी है। हालाँकि ये सारी बातें आपको जब रिटर्न आप फाइल करेंगे 31 जुलाई से तक, अब हमने ये भी देखा है कि रिटर्न की डेडलाइन भी पिछले साल भी नहीं बढ़ी थी, और उम्मीद यही है कि इस साल भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रिटर्न के फॉर्म्स जो हैं वो भी बहुत ही पहले नोटिफ़ाई कर दिए गए हैं, फरवरी में ही कर दिए गए हैं। तो ये बातें ध्यान रखने वाली हैं, और सारी जो भी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं आपने,
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप सारी उनकी रसीदें अपने पास रखें, जिससे कि जब आप रिटर्न फाइल करें तो आपको फिर कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और एक दो और जो चीज़ें हैं, अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स, डिक्लेरेशंस और उसके तहत जो भी आपने इंटरेस्ट वगैरह जो भी अर्न किया है, उसपे भी टीडीएस सर्टिफिकेट्स वो सारा आपको डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि आप अपनी प्रॉपर रिटर्न भी फाइल करते समय आपको दिक्कत ना हो। तो ऐसे में तरुण, हम सेक्शन वाइज जाते हैं, जहाँ पर कौन कौन से सेक्शन एटीसी, एटीसीसीडी या आईटीडी की अगर हम बात करें तो यहाँ आपके पास ऐसी कौन कौन सी रिसीट्स हैं जो अब तक हो जानी चाहिए, और लास्ट मिनट तक अगर आपने कोई चीज़ रखी है तो कैसे उसको पूरा कर लेना चाहिए जल्दी? देखिए, एटीसी अगेन एक बहुत भीड़-भाड़ वाला सेक्शन, जैसे हमें पता ही है। प्रोविडेंट फंड में तो कोई आपको इतनी चिंता करने का विषय नहीं है, क्योंकि वो आपके फॉर्म 16 में ही आ जाता है। उसके अलावा लेकिन अग आप आपने क्योंकि इस टाइम तक एम्प्लॉयर भी आपका वेट नहीं करेगा। जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो टाइम, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये देखा है 31 जनवरी तक का टाइम देते हैं कि आपको फाइनल इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स अपने सबमिट करने हैं। किसी भी कारणवश अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को वो सारे प्रूफ नहीं जमा किए हैं, तो एटीसी के तहत पीपीएफ की रिसीट्स हैं, अगर आपने बाद में पेमेंट करी है तो वो आप ज़रूर मतलब अपने पास रख लें। उसके अलावा सुकन्या समृद्धि है, उसकी उसमें अगर आपने कोई पेमेंट करी है तो उसकी रिसीट आप कर लें। एटीसी में और भी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, जैसे टर्म डिपॉज़िट्स है, फिक्स्ड डिपॉज़िट्स है, अगर आपने उसमें करे, पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स में अगर पैसे डाले हैं, तो ये सारे के सारे आप डाउनलोड या जमा कर सकते हैं अपने पास, और रिटर्न भरते समय आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए, आखिरी सवाल यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो कि अब एडवांस टैक्स के लिए होगा। यहाँ पर क्विकली आप चेकलिस्ट क्या बताना चाहेंगे? एडवांस टैक्स अब 15 मार्च है, जो कि टाइम ये फाइनल एडवांस टैक्स का पेमेंट होता है इसमें, और आपको 100% ऑफ जो आपका एडवांस टैक्स है वो आपको भरना पड़ेगा। उसकी चेकलिस्ट यही है, आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स को एक बार अच्छी तरीके से देख लें। उसमें जो भी आपका अगर अदर सोर्सेज की इनकम है, इंटरेस्ट वगैरह अगर आपका आया है, और उसके अलावा एक जो हमने रिसेंटली देखा है 26 एएस, वो डाउनलोड कर लें। उसमें आपको सारी की सारी आपकी इनकम्स पता चल जाएँगी। 2 और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एआईएस, टीआईएस, जिसको हम एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो वो भी एक टैक्स पेयर को डाउनलोड कर लेना चाहिए, और उसके तहत पूरा अपना वेरीफाई कर लें कि कितना आपकी अदर इनकम से, क्योंकि देखो एडवांस टैक्स किस चीज़ पे लगता है, जो इनकम पे आपका टीडीएस नहीं कट रहा है। जैसे अगर आपकी सैलरी इनकम है, नौकरी पेशा के लिए तो जो सैलरी इनकम पे तो वैसे भी नियोक्ता आपका टीडीएस काट ही लेगा। लेकिन जो अदर सोर्सेज़ इनकम है, सेविंग्स बैंक पे हमें पता है टीडीएस नहीं कटता, और अगर कटता और जैसे और फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, उसपे भी एक पर्टिकुलर 10% का ही रेट है जिसपे इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता है। लेकिन अगर आपका स्लैब रेट उससे ज़्यादा है तो आपको डिफरेंशियल टैक्स देना पड़ेगा। तो वो सारी कैलकुलेशंस, ये सारी चेकलिस्ट आप कर लें। अगर आप नहीं करेंगे तो रिटर्न के टाइम पे आपको 234 बीसी का इंटरेस्ट वो सब देना पड़ेगा। तो इसीलिए बेहतर यही है कि इस समय आप एक अपनी प्रॉपर चेकलिस्ट बना के 15 मार्च से पहले-पहले अपना अग्रिम कर या एडवांस टैक्स है उसको जमा करें। ये तरुण, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने कम समय में जितना हो सका हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया है। 31 मार्च से पहले क्या-क्या उनके चेकलिस्ट में होना चाहिए, क्या-क्या एक्शन लेने चाहिए। धन्यवाद आपका।